नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। और अभी सुप्रीम कोर्ट में आज एक और विषय आया और वो शराब नीति को लेकर ही था, शराब के मामले को लेकर था। मज़े की बात ये है कि वो 9 जजों की बेंच, मतलब आज उसकी एक दिन की हियरिंग हो चुकी है। 9 जजों की बेंच बैठी हुई है और इस बात के लिए बैठी हुई है, क्या केंद्र सरकार को इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड केवल इसको ही नहीं कहते, मतलब शराब को ही नहीं कहते, और भी प्रकार का जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसा बना दिया गया हो जो नशे के काम में आता है, यानी कि इंटॉक्सिकेटेड होता है। केवल इंसान के द्वारा कंज्यूम किया जाने वाला नहीं, वो किसी भी तरह से इंटॉक्सिकेटेड है और उसका इस्तेमाल किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, तो क्या केंद्र को उस पर अधिकार है कि वो उसको रेगुलेट कर ले? मामला ऐसे समय पर आया जब अरविंद केजरीवाल कटघरे में हैं, और इसलिए ही हैं क्योंकि शराब नीति में शराब बनाना, शराब बेचना, शराब का स्टोरेज करना, शराब की पॉलिसी बनाना, ये सब कुछ राज्य के पास है। तो कन्फ्लिक्ट अब इस बात का आया कि राज्य और केंद्र, चूंकि दोनों सूचियों में अलग अलग मामला है और कंकरेंट लिस्ट में भी ऐसा कुछ मामला है। 7वीं अनुसूची की कंकरेंट लिस्ट 3, जिसको 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची में एंट्री नंबर 33 जो दोनों को अधिकार देती है, इसी प्रकार केंद्रीय सूची में शराब का प्रोडक्शन, लाना, ले जाना, बेचना, ट्रांसपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सब शामिल है। और राज्य की सूची में भी है। तो क्या केंद्र का एक कानून जो 1951 में बना था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, अब चूंकि शराब का प्रोडक्शन यानी कि इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड का प्रोडक्शन तो इसमें ही आता है, तो क्या प्रोडक्शन की धारा 18G, सेक्शन 18G, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन को, फेयर इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन, उसके रीजनेबल प्राइस और ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। यानी कि राज्य सूची में होते हुए भी क्या केंद्र सरकार को, या ये कानून केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि वो जो शराब नीति राज्य में बनाई जा रही है, उसका स्टोरेज, उसका बेचना, उसका रेट, इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके। सवाल अब ये पैदा होता है कि जब केंद्र सरकार के पास ऐसी पावर थी और डिसीजन भी केंद्र के पक्ष में 7 जजों की बेंच का आ चुका था, सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जब ये सब कुछ आ चुका था तो फिर केंद्र के इस मामले में केंद्र सरकार क्या कर रही थी? ये भी सवाल इस समय है कि केंद्र सरकार जो भी कर रही थी, क्या अब भविष्य में केंद्र सरकार के पास पावर होगी कि वो इन मामलों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सके और राज्य सरकार को इस पर रिस्ट्रिक्ट कर सके? शराब घोटाले के मामले में हमें मालूम ही है कि दिल्ली में पूर्ण रूप से, अब और मजे की बात तो ये है कि ये पूर्ण राज्य तो है नहीं दिल्ली, दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी के मामले में तो केंद्र को पूरा अधिकार होता है, और चूंकि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र को पूरा अधिकार है, तो क्या जो अभी 9 जजों की बेंच बैठी है जिसने सुनवाई शुरू कर दी है, वो अब ये भी तय कर सकती है कि यूनियन टेरिटरी में पूर्ण रूप से शराब नीति का अधिकार केंद्र सरकार का होगा, राज्य के पास अब, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बाद केंद्र शासित प्रदेश के पास इसका राइट ही नहीं होगा। सवाल ये भी है कि केंद्र के पास अब अगर राइट था तो केंद्र अभी सो क्यों रहा था? राज्य सरकार इस मामले में कुछ कैसे कर गई? केंद्र शासित प्रदेश कैसे कर गया? एलजी ने इंटरवेंशन क्यों नहीं किया शराब नीति में? बहुत सारे प्रश्न अब खुलकर सामने आ गए। इन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2007 में, अब 2007 में ना तो आज की केंद्र की सरकार थी और ना ही आज की केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सरकार, ये वाली सरकार थी, दोनों जगह ही कांग्रेस की सरकार थी। 2007 की बात कर रहा हूं, दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई समस्या ही नहीं थी। क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये अनडिस्प्यूटेड था, मतलब इसके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन आज केंद्र की सरकार दूसरी
दूसरी पार्टी की है और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार दूसरी पार्टी की है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र सरकार को राइट 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। 7 जजों की बेंच ने सेक्शन 18G ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, जिसको इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो पिटीशन है इसमें आईडीआर शब्द इस्तेमाल किया गया, आईडीआर, उसकी धारा 18G ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इंश्योर करे कि प्रोडक्शन रिलेटेड शेड्यूल्ड इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली हो, सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो और रीजनेबल प्राइस हो। डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनेबल प्राइस, जब वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं तो उसमें ये धारा इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड की बात करती है। इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड में शराब भी शामिल है। मामला अब तो बड़ा गंभीर हो गया। अगर केंद्र सरकार इसको रोक देती है, जैसा कि जजमेंट में 2007 के जजमेंट में है, वो पावर आज की तारीख में केंद्र के पास है और केस का नाम सिंथेटिक एंड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस केस में वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। इस केस की खास बात यह है कि लिस्ट 3 की एंट्री नंबर 33 की चर्चा की गई है। अब जो डिस्प्यूट नया आया वो डिस्प्यूट केंद्र और राज्य के बीच की लड़ाई है, खास तौर से फुल फ्लैश राज्य उत्तर प्रदेश बनाम केंद्र सरकार, आज की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यानी कि दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जिस समय ये डिस्प्यूट सबसे पहले खुला था उस समय अलग अलग पार्टियों की सरकार हुआ करती थी। दोनों में से किसके पास कंट्रोल हो लिक्विडेटेड ये इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड की, इस मामले में जो अब तर्क दिया गया है इसको फिर से रीओपन किया गया। रीओपन करने के बाद जब मालूम पड़ा कि भाई इस पर राज्य का अधिकार नहीं है, इस पर केंद्र का अधिकार है, 2007 में डिसाइड हो गया। इससे पहले इसके एक डिस्कशन में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ्स एंड सब्सटेंस, यानी कि सार एवं तत्व का सिद्धांत, ऐसा एक नियम आया था 1951 में, और ये 1951 का ही कानून है। हो सकता है, मैं ये नहीं बता सकता कि जजमेंट पहले आया कि ये कानून पहले आया, लेकिन दोनों 1951 के हैं। यहाँ पर जो खोल कर रखा गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये इंडस्ट्रियल एक्ट आईडीआर, ये दोनों को सामने रखा गया है। अब ये कहा जाए, राज्य सरकार का ये तर्क है या राज्य को जो खोल के रखा गया कि भैया जब ये राज्य की अनुसूची में है तो केंद्र इसको कंट्रोल करने का मतलब है केंद्र का इंटरवेंशन होना, और केंद्र का इंटरवेंशन होना सभी मामलों में गलत है। अब जो नई तर्क दिया गया है वो लिस्ट 2 की एंट्री नंबर 8, यानी कि राज्य सूची की एंट्री 8, जिसमें ये कहा गया है, मतलब जो डिस्प्यूट निकल कर आया है वो ये कह रहा है कि इसमें स्टेट को पावर रेगुलेट करने की है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड की। इसी एंट्री 8 के दम पर केजरीवाल जी अपने यहाँ पावर रखते हुए ये बना रहे हैं, और केजरीवाल ने ये नीति बना दी। इसी लिस्ट में ये भी कहा गया है, यानी कि एंट्री 8 में ये भी कहा गया है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल, फिर से सुनिए, उसका बनाना, उसका प्रोडक्शन करना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका कब्जा लेना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको परचेज करना और उसको राज्य में सेल करना, ये एक्सक्लूसिव राज्य का राइट है। लेकिन एंट्री 33 ये कह रही है कि इसको ऊपर से कंट्रोल केंद्र कर सकता है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि किसी राज्य में उसके फेयर प्रोडक्शन और उसके प्राइस ऐसा ना हो जाए, या फेयर प्रोडक्शन और प्राइस का मतलब क्या हो गया? फेयर प्रोडक्शन और प्राइस का मतलब बिल्कुल साफ ये हो गया कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अगर राज्य बनाता है तो केंद्र को उस पॉलिसी में इंटरवीन करने का अधिकार होगा, और अगर केंद्र को इंटरवीन करने का अधिकार है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये लिक्विड पॉलिसी कैसी है। अब सवाल यहां पर पैदा होता है, जो अब चैलेंज किया गया उसमें एंट्री नंबर 24, यानी कि दूसरी लिस्ट की एंट्री 24 भी यहां पर रखी गई है कि भाई इंडस्ट्रियल जो इस प्रकार का मामला है वो राज्य के पास होना चाहिए।
तो सवाल ये है कि कानून जो कह रहा है, इसमें चाहे दूसरी अनुसूची का एंट्री नंबर 54, दूसरी अनुसूची की एंट्री नंबर 8, दूसरी अनुसूची की एंट्री नंबर 24, दूसरी अनुसूची की एंट्री नंबर 52 जो तमाम तरह के टैक्सेशन की बात करती है, तमाम इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड के आयात निर्यात वो सेल वेल की बात करती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लिस्ट वन की जो एंट्री नंबर 52 है, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट है। लिस्ट 2 की एंट्री 24 और लिस्ट 1 की एंट्री 52 में कन्फ्लिक्ट है। ये किसके पास होना चाहिए? लिस्ट 3 की एंट्री नंबर 33 जो दोनों को पावर देती है, लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 52 जो केंद्र को पावर देती है, लिस्ट 2 की एंट्री नंबर 24 जो राज्य को पावर, यानी कि ये सब मिक्सअप हो गया। और इस मिक्सअप के बीच में 2007 में जो जजमेंट आ गया वो ये कह रहा था कि केंद्र को इसमें पूर्ण रूप से इंटरवेंशन करने का अधिकार है धारा 18G के तहत। अब ये एक डिस्प्यूट मैं आपको बताता हूं, ये डिस्प्यूट 1951 में आया था। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा का जजमेंट था। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा, और बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। 1951 SCC 860 इसमें कहा गया था। पहली बात तो इसमें डेफिनेशन ये दी गई थी कि भाई ये जो लिक्विड पॉलिसी केंद्र और राज्य के जो दोनों के पावर हैं, इसमें लिक्विड का मतलब क्या है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी फ्लूइड जो कि लिक्विड के रूप में इस्तेमाल होता हो। इसमें उन्होंने कहा था कि जिसमें हाथ धोने का, बाथिंग का जो साबुन बनाया जाता है, जो ये इंडस्ट्रियल एक्ट में आते हैं, इसमें उन्होंने कहा था कोई ड्रिंकिंग बिवरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसका प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें फर्मेंटेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, लिक्विड बनाया जाता है, लिक्विड उसे बियर बनाई जाती है, पोर्टर बनाया जाता है। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि फिश या कोई और जानवर डालकर, पानी में डालकर बॉईल किया जाता है और जिससे ये बनाया जाता है। कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी में डालकर बॉईल करके बनाई जाती है, यानी कि डिस्टिलेशन होता है, वो सब लिक्विड के मामले में आता है। अब इस केस में हुआ क्या था ये समझ लेते हैं। केंद्र सरकार के पास इंपोर्ट का राइट था, यानी कि वो विदेशों से जो सामान आएगा, जो लिक्विड आएगा, विदेशी शराब आएगी, वो केंद्र के पास राइट है। राज्य के पास राइट था कि राज्य उसको अपने यहाँ, जो मैंने अभी एंट्री 8 की बात कही कि भाई राज्य बनाने का, बेचने का, ले जाने का, रखने का सब राइट राज्य रखता है। महाराष्ट्र ने उसको रोक रखा था, अपने बैन लगा दिया था। महाराष्ट्र के बैन लगने के बावजूद, चूंकि महाराष्ट्र में पोर्ट था, उस पोर्ट से इंपोर्टेड शराब आ रही थी। महाराष्ट्र सरकार के आबकारी अधिकारियों ने वो शराब पकड़ ली और उन्होंने कहा हमारे राज्य में रखना, लाना, ले जाना, बेचना सब अपराध है। मामला सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए आया कि भाई केंद्र की अनुसूची में ये पावर है कि इंपोर्ट, यानी कि ये जो हम डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, उससे परे एक बात आती है कि इंपोर्ट पूर्ण रूप से केंद्र के पास है, वो तो राज्य का मामला ही नहीं है। तो इंपोर्ट का राइट चूंकि केंद्र ने दे रखा है, इसलिए केंद्रीय अनुसूची बनाम राज्य अनुसूची का अगर कंफ्लिक्ट होता है तो क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस होनी चाहिए। हालांकि नियम यह है कि केंद्र और राज्य की सूची में अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है, एंट्री 3 में, वो लिस्ट 3 में, यानी कि जिनमें दोनों को पावर है बनाने का, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो केंद्र की बात मानी जाएगी। लिस्ट 1, लिस्ट 2 में कोई कंफ्लिक्ट आता है तो लिस्ट 1 मानी जाएगी। ये सामान्य नियम है। यहां पर उन्होंने कहा चूंकि शराब हानिकारक है, घातक है, इसलिए शराब के मामले में पिच एंड सब्सटेंस, यानी कि इसमें सार तत्व ये निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या लोगों के फेवर में क्या है, शराब बेचना, लाना, ले जाना या शराब रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भले ही केंद्र के पास पूरी पावर हो, लेकिन ये मामला चूंकि अच्छा है, रोकने का प्रयास किया गया है, इसलिए यहां पिच एंड सब्सटेंस, सार एवं तत्व ये निकलता है कि राज्य की बात मानी जानी चाहिए। लेकिन केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है। केजरीवाल के मामले में जो रोकने वाले, जो रोक सकते हैं, वो बिकवा रहे हैं, वो एक पर एक बोतल फ्री कर रहे हैं, वो 5% से 12% कमीशन बढ़ा रहे हैं,
वो दुनिया भर के उसमें घोटाले कर रहे हैं, पॉलिसी बनाकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, शराब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और वहां से दूसरे राज्यों से जो शराब बनाने वाले लोग हैं उनसे शराब बनाकर अपने यहाँ बेचेंगे। बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे राज्यों से शराब जो बनाने वाले लोग हैं, जहां ये फैक्ट्रियां हैं, उनके साथ सांठ-गांठ करके और डिस्ट्रीब्यूशन में घपला किया। अब ये बात अब 9 जजों के बेंच के सामने ये है कि जब आईडीआर एक्ट 1951 के तहत 18B में केंद्र के पास पावर है और केंद्र उसके फेयर प्राइस और फेयर प्रोडक्शन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नियम कानून बना सकता है और केंद्र उसमें इंटरवीन कर सकता है, तो सब कुछ एंट्री 3 में होते हुए भी, एंट्री 2 में होते हुए भी केंद्र को उसमें अपनी नाक अड़ाने का अधिकार बनता है। अब चूंकि 2007 में जजमेंट हो गया और वो अधिकार मान लिया गया, इधर ये लिक्विड पॉलिसी वाला मामला भी बड़ा हाईलाइटेड था। मामला सुप्रीम कोर्ट में वो फिर से खुला और अब खुलने के बाद सवाल ये है कि क्या वो 7 जजों की बेंच का जजमेंट ठीक था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना कि इसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए 9 जजों की बेंच अब उसको सुनेगी, ऐसा बेंच गठित कर दी और 9 जजेस उसको अब सुनना शुरू भी कर दिए हैं। 9 जजेस इसको सुन रहे हैं। उन 9 जजेस के नाम मैं आपको बताता हूं कि आखिर किसकी बेंच है। हालांकि आज के चीफ जस्टिस की एक खास बात तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट चाहे वो 100 साल के पीछे पड़े हुए हों, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट को इस समय वो एड्रेस कर रहे हैं। वो कन्फ्लिक्ट रहने नहीं चाहिए। ट्यूसडे को इस पर पहली सुनवाई हुई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस JB पार्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्ज्वल भूयान, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी, ये सभी को मिलाकर बेंच बनी है और अब ये तय करेगी क्या इसमें राज्य की फुल पावर होनी चाहिए। अब ये को संयोग भी हो सकता है कि भाई राज्य की जो पावर है, हो सकता है केंद्र सरकार उसको ले ले, क्योंकि केंद्र के पास पावर है और अभी ध्यान में केंद्र के रहा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्यूट 2007 का है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी नहीं, इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो ध्यान ना दिला पाई और ना उसके ध्यान में रहा होगा। ये हमारी सरकारों की कमी है। हमारी सरकारों की कमी मतलब हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम हमने डेवलप करके नहीं रखा है जो जजमेंट पुराने हो रखे हों, उन जजमेंट के आधार पर जो कोर्ट ने डिसाइड किया हो वो हम पॉलिसी नहीं बनाते समय वो मेरे दिमाग में आ जाए। ऐसा भी हमारे पास कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं है कि एक जियो दूसरे जियो को कहीं काट नहीं रहा है, ऐसा अपने आप ऑटोमेटिकली मैच आ जाए। ऐसा भी हमारे पास नहीं कि केंद्र और राज्य के कन्फ्लिक्ट को लेकर क्या मेरे पास कोई रेगुलेशन है, उसके स्पेशलिस्ट हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल होता है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करते हैं, सरकार बहुत कम करती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब मुख्य सचिव करेगा, प्रमुख सचिव करता है, खासतौर से मुख्य सचिव के सिग्नेचर से ये सब कुछ चलेगा। तो मुख्य सचिव इन मामलों का जानकार हो, पूर्ण रूप से उसको सब कुछ आता हो, क्योंकि इतना बड़ा कानून है, इतना बड़ा देश है, इतने कानून हमारे देश में हैं, इतने रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स या जो सर्कुलेशन है, इतना सारा है, सबका स्पेशलिस्ट कहाँ से आ जाएगा। इसलिए इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। मैं आपको एक कन्फ्लिक्ट की बात करूं कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना था, कांग्रेस सरकार ने, मैंने उसके 2-2 जियो एक ही सब्जेक्ट के पढ़े हैं जिनके अलग अलग नंबर हैं। यानी कि पहले जियो कर दिया गया, फिर सरकार भूल गई कि किया गया, अगले साल फिर वो विषय आया तो फिर से एक जियो कर दिया, फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल CO कर दिया, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हो चुका है, फिर मालूम पड़ा कि 2 साल बाद ध्यान आया कि नहीं ये, क्योंकि वो किसी को याद ही नहीं है, तो फिर वो कर दिया, फिर वो गजट हुआ, नए नंबर से गजट हुआ। ऐसा भी मैंने देखा है। यानी कि हमको ये भी ध्यान नहीं रहता कि वाकई में कोई गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर कोई CO हो चुका है या नहीं हो चुका है। आवश्यकता पड़ी, केंद्र सरकार तो पहले ये खेलती थी, जब आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने एक CO जारी कर दिया, जब आवश्यकता पड़ी तो एक जियो जारी कर दिया। ये भूल गए कि पीछे वाले जियो हैं कि नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की एक और खास बात है कि जिस वेबसाइट पर ये जियो डाले जाएंगे उन पर वो ओरिजिनल जियो नहीं जाता। क्या एक भद्दी सी फोटो खींची जाएगी, वो फोटो खींच कर मतलब एक प्रिंट आउट निकाला जाएगा भद्दा सा, उसके ऊपर एक फोटो खींची जाएगी, उसको अपलोड किया जाता है।
ताकि आम आदमी उसको सही से समझ ना सके। एक ही बात का जियो, ऐसा नहीं कि एक विषय के जियो एक जगह कहीं कलेक्टेड हो, कि हम ये कहें कि भाई लिक्विड पॉलिसी को लेकर हमें, मेरे पास अभी तक जो जियो आए हैं वो सारे मैं पढ़ लूँ तो आपको नहीं मिलेंगे। वो अलग अलग डेटेड में, अलग अलग उसमें उनका कलेक्शन, अब उनका कलेक्शन चूंकि नहीं होता, अधिकारियों को मालूम होता है, गवर्नमेंट उन पर डिपेंडेबल हो जाती है। अधिकारी अगर उस पर करना चाहता है तो करता है, नहीं करना चाहता तो नहीं करता। ये परिणाम निकलता है कि सरकार भी जो करना चाहती है वो नहीं हो पाता, क्योंकि पहले से कानून होते हैं, बाद में वो कोर्ट में जब चैलेंज होते हैं तो अलग अलग समय के अलग अलग कानून आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं और उन पर ये सब कुछ होता है। यही बात है कि जब IDA 1951 था, 7 जजों की बेंच बन चुकी थी, केजरीवाल ने लिक्विड पॉलिसी बनाई, तो LG ने उस लिक्विड पॉलिसी पर जो सेक्शन 18B के तहत पावर है केंद्र को, उसको एक्टिवेट क्यों नहीं किया? 18G के तहत वो एक्टिवेट क्यों नहीं किया? उसको रोका क्यों नहीं? वो कानून को तो रोकना चाहिए था। हालांकि ये भी बात है कि LG एड एंड एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। तो केंद्र सरकार करती क्या? क्योंकि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब हो गया जो केजरीवाल की मिनिस्ट्री कहेगी वो LG मानने के लिए बाध्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। और उधर 7 जजों की बेंच 2007 में ही कह चुकी है कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये केंद्र की पावर इसमें जस्टिफाई की जाती है, वेरीफाई की जाती है, राज्य को पावर नहीं है इसमें। केंद्र इसमें फेयर प्राइस के लिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केंद्र इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है, केंद्र इंटरवीन कर सकता है। इधर अब ये जो चैलेंज आया वो ये आया कि राज्य सरकार के पास फुल पावर होनी चाहिए, राज्य के कामों में आप इंटरवेंशन नहीं कर सकते। शराब के मामले में आप कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं? वो राज्य का होना चाहिए। ये सारी मुसीबतों को लेकर 9 जजेस की बेंच ने पहले दिन कल सुनवाई की। मंगलवार के दिन पहली सुनवाई इसकी हुई। अब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। हो सकता है कि ये बहुत जल्दी निपट जाए, हो सकता है कि लंबा खिंच जाए। खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट का मामला बनता है और संयोग से केजरीवाल के विषय में ये दिख रहा है। और केंद्र को अगर ये जजमेंट केंद्र के पक्ष में जाता है, जैसे 2007 में गया था, केंद्र के पक्ष में जाता है, तो केंद्र सरकार को भविष्य में किसी भी राज्य में लिक्विड पॉलिसी के फेयर प्राइस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कानून बनाने का अधिकार होगा, उसमें इंटरवेंशन करने का अधिकार होगा, पॉलिसी को क्रॉस चेक करने का अधिकार होगा, पॉलिसी को क्रॉस चेक करने के बाद इंस्ट्रक्शन जारी करने का अधिकार होगा, और फिर नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी तो सब हो ही गया है। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ, संयोग से ये केजरीवाल का विषय केंद्र के पास पूर्ण जा सकता है क्या? ये 9 जजेस की बेंच डिसाइड करेगी। लेकिन केजरीवाल तो अंदर हो ही गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।